हेलो एवरीवन। आज का सेशन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जब लाइफ इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, कौन कौन से स्टेजेस होती है डॉक्यूमेंटेशन की, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जब लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन के क्या कागज़ लगते हैं, क्या कागज़ी व्यवहार होता है, कब कब होता है, क्या क्या होता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो पहला जो स्टेज रहता है वो कहलाता है हमारा प्रपोज़ल स्टेज। प्रपोज़ल स्टेज कहलाता है हमारा। प्रपोज़ल स्टेज मतलब जो सबसे इनिशियल स्टेज रहता है। सबसे इनिशियल स्टेज मतलब जब एजेंट कस्टमर के पास लाइफ इंश्योरेंस का प्रपोज़ल लेकर जाता है। तो देखिए, आपने कभी भी इंश्योरेंस के ऐड में एक चीज़ सुनी होगी कि इंश्योरेंस इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, या बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। तो बीमा आग्रह की विषय वस्तु का मतलब क्या हो गया कि हम इंश्योरेंस किसी को फोर्सफुली नहीं दे सकते। हम सर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना ये सब कस्टमर पे डिपेंड करता है। तो हम उसी आग्रह को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसी सॉलिसिटेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक प्रपोज़ल, एक ब्रोशर लेकर जाते हैं कस्टमर के पास। तो वो प्रपोज़ल स्टेज कहलाती है। दूसरी स्टेज रहती है हमारी पॉलिसी स्टेज। पॉलिसी स्टेज मतलब आपकी पॉलिसी, जब आप पॉलिसी के पेपर वर्क करते हो, फॉर्म भरते हो, वो चीज़ हमें कहलाती है पॉलिसी स्टेज। ठीक है। और उसके बाद पॉलिसी जब आप फॉर्म भर के आप इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट कर देते हो, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपको कुछ बॉन्ड पेपर दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, फॉर FPR दी जाती है, प्रीमियम रिसिप्ट। तो वो कहलाती है पॉलिसी कंडीशंस एंड प्रिविलेजेस के डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। ये 3 स्टेजेस रहती हैं लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और, उम्मीद करता हूँ आपके पास कॉपी और पेन ज़रूर होगा। नोट्स बनाते हुए चलिए। PDF आपको मिल जाएगी नीचे ही, वीडियो के नीचे ही, लेकिन आपके खुद के नोट्स भी बने होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो चीज़ आप लिखते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक। अब बात करते हैं प्रपोज़ल स्टेज डॉक्यूमेंटेशन की। पहला पॉइंट हमारे ये है। अब प्रपोज़ल स्टेज डॉक्यूमेंटेशन में पहली चीज़ क्या होती है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब जो भी हम प्लान कस्टमर के पास लेकर जा रहे हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस के अंदर होगी। एक ब्रोशर टाइप का हम समझ सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन वाले इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चंस बहुत आराम से आते हैं टेस्ट में। ठीक। तो ये ज़रूर हमें बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा। तो प्रोस्पेक्टस में सबसे पहली चीज़ UIN। UIN बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। IRDA सारे के सारे जो प्लान्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के, एक एक प्लान को अलग अलग UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है। IRDA में कोई ये नहीं बोलेगा कि ये जीवन लाभ है, ये जीवन उमंग है, इस तरीके से नहीं बात होगी। IRDA में प्लान के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से बात होती है। ठीक। तो UIN IRDA के द्वारा दिया गया एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर प्लान के लिए, हर इंश्योरेंस कंपनी के हर प्लान के लिए अलग अलग UIN होता है। ठीक। फिर प्रोस्पेक्टस में और क्या होगा? बेनिफिट्स। प्लान के जितने भी बेनिफिट्स हैं, प्लान के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इसमें होंगे। ठीक। प्लान के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सब इसमें प्रोस्पेक्टस में होंगे। इंश्योरेंस कवर, कितना इंश्योरेंस कवर आपको प्लान में मिलता है, ठीक, वो इसमें होगा। फिर बात करते हैं हम वारंटीज़, एक्सक्लूजन, एक्सेप्शंस। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है? बेनिफिट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड। विच आर नॉट इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूजन्स में आ जाएगा। जैसे काफ़ी सारी कंपनीज के टर्म प्लान में अगर अर्थक्वेक आया है या एक्ट ऑफ गॉड हुआ, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं, तो वो एक्सक्लूजन में आ जाता है। वारंटीज़ मतलब क्या क्या इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीज़ें गारंटीड हैं, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी कस्टमर को वो।
और एक्सेप्शंस मतलब कि ठीक है डेथ क्लेम आया लेकिन अगर 3 साल के पहले सुसाइड है तो डेथ क्लेम नहीं मिलेगा, तो ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लान। प्लान में कौन कौन से क्या क्या फ़ायदे हैं, कितनी एज से कितनी एज तक दे सकते हैं, कितने लाख का सम अश्योर्ड मिनिमम होता है, मैक्सिमम कितने लाख का सम अश्योर्ड होता है, सब चीज़ें कंप्लीट A to Z डिस्क्रिप्शन जो प्लान के बारे में है वो लिखा रहेगा आपके प्रोस्पेक्टस में। फिर बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी हो, सब चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लिखी रहेंगी। और एड ऑन्स और राइडर्स, अब राइडर की बात करें, राइडर 2-3 बार ये हम वर्ड देख चुके हैं। तो राइडर क्या होता है? राइडर इज़ जस्ट लाइक पिज़्ज़ा टॉपिंग। अगर हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक, ये मान लीजिए मार्गरीटा पिज़्ज़ा है हमारे पास, और अगर हम उसमें ये टॉपिंग डाल देते हैं तो ये हमने एड ऑन टॉपिंग डाली है। ठीक, ये एड ऑन टॉपिंग डाली है, तो टॉपिंग जो है ये कहलाती है राइडर। मतलब मान लीजिए मैंने कोई टर्म प्लान लिया तो उसमें मैं एक राइडर ले सकता हूँ, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, अब एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर क्या करेगा कि भाई अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो ये डबल सम अश्योर्ड नॉमिनी को दे देगा। ठीक, फिर उसके बाद मैं ले सकता हूँ क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और उस क्रिटिकल इलनेस की वजह से कोई कस्टमर प्रीमियम नहीं भर सकता, तो उस केस में अगर ये राइडर लिया हो कस्टमर ने तो प्रीमियम वेव ऑफ हो जाती है, या फिर एक लमसम अमाउंट, क्रिटिकल इलनेस अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होती है तो एक लमसम अमाउंट कस्टमर को मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म राइडर होता है, डिसेबिलिटी राइडर होता है, कोई डिसेबिलिटी हो गई उस वजह से प्रीमियम नहीं भर पा रहे तो वो उसके लिए राइडर होता है। तो ऐसे 4-5 राइडर होते हैं। ठीक, तो राइडर का काम क्या होता है, आपका जो बेस पॉलिसी है, आपकी जो ओरिजिनल पॉलिसी है उसको और अट्रैक्टिव, उसमें और ऐड ऑन करके आप ले सकते हो राइडर। राइडर की थोड़ी सी प्रीमियम होती है जो कि आपकी पॉलिसी में ही प्रीमियम ऐड होके आपको आती है। तो राइडर की जब आप ऑप्ट करते हो तो प्रीमियम भी थोड़ी बढ़ती है। तो अगर आप राइडर लोगे तो प्रीमियम विल इंक्रीज। ठीक, भाई पिज़्ज़ा पे अगर ज़्यादा टॉपिंग डलवाओगे तो पिज़्ज़ा की प्राइस भी तो बढ़ती है। उसी तरीके से इंश्योरेंस के साथ है, अगर इंश्योरेंस में आप कोई प्लान है उसमें अगर आप राइडर जितनी ज़्यादा ऐड ऑन करवाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें उतनी प्रीमियम बढ़ेगी आपकी। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड स्टेज, वो है प्रपोजल फॉर्म। सॉरी, फर्स्ट स्टेज की सेकंड चीज़ है, सेकंड पॉइंट है प्रपोजल फॉर्म। अब देखिए, आप कस्टमर के पास गए, आपने उसको प्रॉस्पेक्टस दिया, प्रॉस्पेक्टस उसने अच्छे से पढ़ा, आपने सारी चीज़ें समझा दी, ये बेनिफिट है, टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको ने राइडर भी समझा दी कि ये राइडर आप ले सकते हो, सब चीज़ें आपने प्रॉस्पेक्टस से समझा दी। ठीक, कस्टमर एग्री हो गया, हाँ ठीक है मुझे प्लान लेना है, मुझे इंश्योरेंस लेना है, तब आप क्या निकालोगे, प्रपोजल फॉर्म निकालोगे। वो प्रपोजल फॉर्म क्या होता है, वो हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग प्रपोजल फॉर्म रहता है, लेकिन फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उस प्रपोजल फॉर्म में रहती है वो सेम रहती है। वो IRDA ने एक स्टैंडर्ड प्रपोजल फॉर्म बना के दिया है, कलर अलग हो सकता है, फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन जो डिटेल्स रहेंगी वो सेम रहती हैं प्रपोजल फॉर्म में। तो क्या क्या डिटेल रहेंगी, पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में क्या क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, फादर मदर का नेम, और भी जो पर्सनल डिटेल है, एड्रेस हो गया, फादर मदर का नेम हो गया, आपका पूरा नाम हो गया, मैरिड है तो वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। दूसरी कौन सी डिटेल रहती है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपकी फैमिली में कोई डिजीज़ तो नहीं है, फैमिली डिजीज़ तो नहीं है कोई,
क्योंकि कुछ डिजीज़ होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है, तो फैमिली डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है, एज पूछी जाती है हर मेंबर की फैमिली की, तो फैमिली के बारे में भी पूरा पूछा जाता है प्रपोजल फॉर्म में। फिर तीसरी क्या चीज़, हेल्थ हिस्ट्री। अभी आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, कोई अभी बीमारी तो नहीं है, या पास्ट में कोई बीमारी तो नहीं थी, पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, आप हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए थे किसी वजह से। ये सब चीज़ें हेल्थ हिस्ट्री में पूछी जाती हैं। फिर आता है सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। यह भी आपके प्रपोजल फॉर्म में लिखा होता है। सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट कस्टमर को सेफ रखने के लिए, कस्टमर के हक को बचाने के लिए सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट होता है। इसमें कहा जाता है कि 3 साल पूरे होने के बाद, 3 इयर्स पूरे होने के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर के क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी ग्राउंड पे। 3 साल होने के बाद सेक्शन 45 कहता है कि कस्टमर के क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये मैं लिख देता हूँ, नो क्लेम कैन बी रिजेक्टेड आफ्टर 3 years ऑन एनी ग्राउंड। मतलब किसी भी केस में 3 साल के बाद कस्टमर के क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, नॉमिनेशन क्लॉज। अब इसमें क्या है, नॉमिनी की डिटेल देनी पड़ती है, नॉमिनी की डिटेल देनी पड़ती है। देखेंगे आगे जाके नॉमिनेशन और असाइनमेंट के बारे में भी देखेंगे। नॉमिनी की डिटेल, तो नॉमिनी की डिटेल में क्या आ जाता है, एज, रिलेशन, नेम, एड्रेस। तो नॉमिनेशन की डिटेल देनी पड़ती है। तो नॉमिनेशन की जो नॉमिनेशन का जो मेंशन है वो सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 में नॉमिनेशन का मेंशन करते हैं इंश्योरेंस एक्ट में, ठीक। और फिर लास्ट में एज प्रूफ और केवाईसी, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट, ये एज प्रूफ में आ जाते हैं। तो 2 तरीके की एज प्रूफ होते हैं, एक बात ध्यान रखिए। एक होता है स्टैंडर्ड एज प्रूफ, और एक नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। स्टैंडर्ड एज प्रूफ में क्या क्या आ जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, ये सब आपके स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ जाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में क्या हो जाता है, आपकी कुंडली, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एज प्रूफ माने जाते हैं वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ जाते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आपकी कुंडली हो गई, क्रिश्चियन के केस में बैप्टिज्म का जो रिकॉर्ड होता है वो हो गया। तो ये सब चीज़ें नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आ जाती हैं, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये जनरली प्रपोजल फॉर्म में ही अटैच होता है, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट प्रपोजल फॉर्म में ही अटैच होता है, ठीक। तो अब एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, देखिए, जब भी कोई एजेंट इंश्योरेंस देने के लिए किसी कस्टमर के पास जाता है तो सबसे पहला
डिसीजन मेकर कौन रहता है? सबसे पहले ये डिसाइड कौन करता है कि उस कस्टमर को इंश्योरेंस दिया जा सकता है कि नहीं? ये इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करता है एजेंट या इंश्योरेंस प्रोफेशनल। अब एक बात बताइए, कोई 95 ईयर्स का आदमी है और एजेंट उसको, अगर एजेंट उसके पास जाता है, एजेंट को नहीं पता वो 95 ईयर्स का है, एजेंट गया उसके घर पे इंश्योरेंस देने के लिए, उसको पता चला 95 ईयर्स का आदमी है, तो 95 ईयर्स के आदमी को इंश्योरेंस तो मिल नहीं सकता। तो एजेंट उसी टाइम पे, उसी जगह पे उस आदमी को बोलेगा कि सर आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, उस पर्सन को बोलेगा आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता क्योंकि आप ओवर एज हो गए। तो ये फर्स्ट डिसीजन किसने लिया? फर्स्ट डिसीजन लिया गया है एजेंट के द्वारा। एजेंट ने फर्स्ट डिसीजन लिया है कि आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। मतलब अंडरराइटर नाम का एक वर्ड है ये, जो कि बाद में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। पूरा का पूरा इस पे एक टॉपिक है अंडरराइटिंग पे। तो पहला अंडरराइटर, पहला डिसीजन मेकर कि किसी आदमी को इंश्योरेंस दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो एजेंट रहता है। तो अब एजेंट की जिम्मेदारी क्या है कि जो भी फॉर्म में, प्रोस्पेक्टस फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन भरी जाए वो सही हो, 100% सही हो, कोई भी बात छुपाई ना जाए। तो इसीलिए एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, मतलब क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एजेंट फ्रॉम कस्टमर। एजेंट्स कस्टमर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, कुछ प्रूफ मांगता है उन क्वेश्चंस के लिए, उसी बेसिस पर एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जैसे हाइट वेट हो गया, वही चीज़ें जो प्रोस्पेक्टस फॉर्म में भरी हैं वही चीज़ें एक बार फिर से रीवेरीफाई करता है कि आपकी हाइट वेट क्या है, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है, आपकी इनकम कितनी है, आप क्या काम करते हैं, वो चीज़ एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में आती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACR भी बोलते हैं। ठीक है, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक वैसा फॉर्म है जो वेरीफाई करता है कस्टमर की सारी बातें सही हैं कि नहीं है, और बाद में इसमें एजेंट्स के सिग्नेचर होते हैं कि हाँ मैंने वेरीफाई किया है कि इस कस्टमर ने जो भी कहा है वो 100% सही है और मैं इस बात का प्रूफ हूँ। तो ACR पे नीचे एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। फिर बात आती है, चौथा पॉइंट आता है मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट। मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहता है? मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट ये कहता है कि अगर कोई भी मेडिकल केस आता है, दो तरीके के केसेस होते हैं, एक होता है मेडिकल केस, दूसरा होता है नॉन मेडिकल केस। अब मेडिकल केस आया मतलब किसी को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, या कोई एज के हिसाब से 55 प्लस आदमी की तो हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, या बहुत ही बड़ा सम अश्योर्ड लिया गया हो, तो उन केसेस को मेडिकल केसेस कहते हैं। मैं इसको भी लिख देता हूँ, मेडिकल केसेस इज हाई सम अश्योर्ड, हाई एज, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ठीक, 3 केसेस में मेडिकल केसेस आते हैं, हाई सम अश्योर्ड, हाई एज या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। तो इस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि आपको मेडिकल करवाना ज़रूरी है, तो आप मेडिकल करवा के आइए। नॉन मेडिकल केसेस, छोटे केसेस जो रहते हैं उनको नॉन मेडिकल केसेस में। अब हर इंश्योरेंस कंपनी की मेडिकल जो लिमिट होती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल लिमिट अलग अलग होती है। ठीक, LIC की अलग होगी, HDFC की अलग होगी, SBI की अलग होगी, अलग अलग मेडिकल लिमिट्स होती हैं। तो वो एक फिक्स कोई मेडिकल लिमिट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है कि उनको मेडिकल लिमिट क्या रखनी है। ठीक है, कुछ कंपनी के टर्म प्लान्स होते हैं 50 लाख के, वो बिना मेडिकल के मिल जाते हैं। कुछ कंपनी के टर्म प्लान्स होते हैं जो बिना मेडिकल के होते ही नहीं है, जैसे LIC के कोई भी आप टर्म प्लान लेंगे तो मेडिकल के बिना नहीं दिया जाएगा। तो इस हिसाब से मेडिकल नॉन मेडिकल 2 टाइप में बांटा जाता है प्रपोजल को। अब जब मेडिकल केसेस होते हैं तो जो मेडिकल एग्जामिनर है, मतलब जो डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो एक मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट भरता है। जो टेस्ट लेने के बाद, सारे बॉडी टेस्ट लेने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट भरता है, वो एक फॉर्म भरता है जिसको मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट बोलते हैं, और उसी फॉर्म को प्रपोजल फॉर्म के साथ भी अटैच किया जाता है। ठीक,
तो वो होती है मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट। मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, उनके द्वारा भरी जाती है। ठीक। मोरल हजार्ड रिपोर्ट। अब मोरल हजार्ड क्या होता है, पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार और बात कर लेते हैं। मोरल हजार्ड एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रिस्क है। देखिए, मोरल आपने अगर मान लीजिए इंश्योरेंस ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस ले लिया अब आप कुछ भी ऊट पटांग हरकतें, कुछ भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिससे आपकी जान को खतरा है। ठीक। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस ले लिया और आप पहाड़ चढ़ने चले गए, हिमालय की चढ़ाई करने चले गए, तो वो गलत है। ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि आपने भाई इंश्योरेंस ले लिया अब तो मेरी फैमिली सेफ है, मैं रहूँ या नहीं रहूँ मेरी फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं ऐसे करता हूँ पहाड़ चढ़ने चले जाता हूँ। ठीक है। या फिर मैं जाके यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, मैं जाके यूक्रेन घूम आता हूँ जहाँ पे मेरी जान को रिस्क ज़्यादा है। तो वो आपका एक ऑब्लिगेशन बनता है, मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो ये मतलब नहीं है उसका कि अब आप कुछ भी हरकतें करें जिससे आपकी जान पे खतरा बने। आपका एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि आप सेफ एंड साउंड रहें, तो वो चीज़ मोरल हजार्ड रिपोर्ट में लिखी जाती है। और जनरली आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर कोई एक एम्प्लॉय इस मोरल हजार्ड रिपोर्ट पे सिग्नेचर करता है, साथ ही साथ एजेंट भी सिग्नेचर करता है, तो ये मोरल हजार्ड रिपोर्ट कहलाती है। ठीक। तो मोरल हजार्ड रिपोर्ट इज साइंड एंड वेरीफाइड by an employee of insurance company। ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे, ये मोरल हजार्ड रिपोर्ट होती है। समझ में आ गया मोरल हजार्ड रिपोर्ट क्या होता है? मोरल हजार्ड मतलब एक मोरल ऑब्लिगेशन कि आप, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अब आपने इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी ऐसी रिस्की चीज़ें करें जिससे आपकी लाइफ पे खतरा हो, तो आपको सेफ एंड साउंड भी रहना पड़ेगा। ठीक। ये मोरल हजार्ड रिपोर्ट में लिखा जाता है। प्रपोजल स्टेज डॉक्यूमेंटेशन। अब सेकंड स्टेज पे चलेंगे, पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टेज पे चलेंगे, प्रपोजल स्टेज डॉक्यूमेंटेशन। अब क्या हुआ, आपने प्रपोजल सबमिट कर दिया, क्या क्या प्रपोजल में लगाया? प्रपोजल में क्या क्या लगाया जाता है, देखिए मैं बताता हूँ। प्रपोजल में लगाया जाता है सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म, प्लस ACR जिसको हम एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं, प्लस मोरल हजार्ड रिपोर्ट MHR, प्लस अगर मेडिकल केसेस है तो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट। ये चार चीज़ों से मिलके प्रपोजल फॉर्म बनता है। ठीक है। ये चार चीज़ों से मिलके प्रपोजल फॉर्म बनता है। ठीक। कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म। अब इस प्रपोजल फॉर्म को सबमिट करने के बाद, ठीक, प्रपोजल फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपकी मान लीजिए पॉलिसी, आप अंडरराइटर ने एक्सेप्ट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और आपको आपका पॉलिसी नंबर आ गया और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तब आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देगी प्रपोजल आपके पॉलिसी नंबर आने के बाद। तो पहला जो डॉक्यूमेंट रहता है वो दिया जाता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। आप जो पहली प्रीमियम भरते हैं, पहली प्रीमियम जो आपने भरी है उसकी रिसिप्ट देते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, मतलब पहली प्रीमियम की रसीद दी जाती है। ठीक। वो क्या चीज़, वो प्रूफ होती है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी से, मतलब इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चालू हो गया है। लिखा है एविडेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिगन। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया है। अब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट में भी चीज़ें लिखी होती हैं। क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, देखिए ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से क्या चीज़ें फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट में लिखी हैं या फिर इनमें से कौन सी एक चीज़ फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान रखिए क्या क्या चीज़ें फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट में होती है। पहली चीज़ है नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, नाम और पता लाइफ एश्योर्ड का होता है। पॉलिसी नंबर है, एविडेंस है तो पॉलिसी नंबर तो होगा ही होगा। ठीक। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है, प्रीमियम पे करी है तो वो भी लिखी होगी, तो प्रीमियम अमाउंट पेड।
प्रीमियम अमाउंट पेड कैसे लिखते हैं? बेस प्रीमियम प्लस जीएसटी, ऐसा लिखा आता है, जीएसटी इज इक्वल टू टोटल प्रीमियम, इस फॉर्मेट में लिखा आता है, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट इस फॉर्मेट में लिखा आता है, ठीक। फिर चौथे पॉइंट की बात करें तो मेथड एंड मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। मेथड मतलब कैश दिया है, चेक से दिया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, नेफ्ट ट्रांसफ़र किया है, सॉरी। तो मेथड की बात करते हैं, मेथड पेमेंट कैसे किया है? ऑनलाइन पेमेंट किया है, चेक पेमेंट किया है, डीडी से पेमेंट किया है, कैश पेमेंट किया है, या फिर नेफ्ट ट्रांसफ़र किया है डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में, वो मेथड आ जाता है, ठीक। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट मतलब हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, ईयरली है, वो मेथड और मोड में आ गया, ठीक। फिर पांचवा पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ प्रीमियम। मान लीजिए आपने आज प्रीमियम भरी, तो आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट कब है? मंथली मोड में तो 1 महीने बाद की होगी, ईयरली मोड में तो 1 साल बाद की होगी, तो नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ प्रीमियम लिखाएगा। फिर बात आती है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क कब से आपको रिस्क कवर कब से मिलना चालू होगा, ठीक। कुछ केसेस में 1 साल बाद रिस्क कवर मिलना चालू होता है, कुछ केसेस में इमीडिएटली रिस्क कवर मिलना चालू हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं मैच्योरिटी डेट लिखी होती है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। देखिए एफपीआर जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एफपीआर है तो आपको सारी की सारी पॉलिसी की डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो एफपीआर फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट में मैच्योरिटी डेट तक लिखी रहती है। फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट प्रीमियम की, आपको कब तक प्रीमियम भरनी है लास्ट। उसके बाद सम अश्योर्ड, कितना रिस्क कवर है, कितना सम अश्योर्ड है आपकी पॉलिसी में, ठीक। अब ये बात तो हो गई फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट की। पहली प्रीमियम जो आपने भरी तो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिल गई, पहली प्रीमियम की रसीद मिल गई। जब आप दूसरी बार पेमेंट करेंगे, दूसरी बार जब आप पेमेंट करते हैं तो तब भी आपको एक रिसिप्ट मिलती है। उस रिसिप्ट का क्या नाम रहता है? रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट ये दूसरी प्रीमियम या दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब पहली के बाद जितनी भी आप प्रीमियम भरेंगे उसका नाम रहेगा रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट में जनरली जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट में जितनी चीज़ें रहती हैं वो नहीं लिखी आती हैं। उसमें सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट लिखा आता है, डेट लिखी आती है कि कब आपने प्रीमियम भरी है, यही सब चीज़ें लिखी आती है। उसमें नहीं है इतना लिखा आता है कि प्लान नंबर कौन सा है, ये सब चीज़ें भी लिखी आती है, लेकिन पूरी डिटेल्स उसमें जो एफपीआर में लिखी आती है वो नहीं लिखी आती हैं, ठीक। रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी होती, ठीक। फिर दूसरी चीज़ क्या मिलती है? दूसरी चीज़ हमको मिलती है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है हमको जो एविडेंस रहता है अश्योर्ड, मतलब कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, ठीक। अश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज़ नथिंग, कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं तो उसका पेपर मिलता है ना जो हमें, वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में 3 मेन चीज़ें होती हैं। पहली पॉलिसी शेड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविज़न, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न, ठीक। तो 3 मेन पार्ट होते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट के। पॉलिसी शेड्यूल की बात करूं मैं, जब पॉलिसी शेड्यूल की बात करूं तो ये जनरली फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे लिखा रहता है। और क्या लिखा है इसमें? फर्स्ट पेज ऑफ द पॉलिसी कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द पॉलिसी एंड पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी क्या है और पॉलिसी होल्डर की डिटेल्स क्या है, वो चीज़ पॉलिसी शेड्यूल में लिखी रहती है फर्स्ट पेज पे, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा रहता है, क्या रहता है इसमें? सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन एंड पॉलिसी स्टैम्प। पॉलिसी स्टैम्प मतलब इंश्योरेंस कंपनी का स्टैम्प, और सिग्नेचर रहता है ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर रहता है। ये रहता है पॉलिसी स्टैम्प पॉलिसी शेड्यूल में, ठीक। तीसरी चीज़ क्या रहती है? एड्रेस ऑफ लोकल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। मतलब हमने बीमा लोकपाल के बारे में पढ़ा था ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में, डे 1 के सेकेंड या सेकेंड सेशन में हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पढ़ा था। उसमें उसमें इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बीमा लोकपाल के बारे में पढ़ा था, ये वही है। तो उनका जो लोकल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, जो भी नज़दीकी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, जो भी नज़दीकी बीमा लोकपाल है, उसका एड्रेस लिखा रहता है पॉलिसी शेड्यूल में। आपके डॉक्यूमेंट में ही लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ही उनका एड्रेस लिखा रहता है, ठीक।
फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रोविज़न की। ठीक, जनरल पॉलिसी प्रोविज़न ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल पॉलिसीज़। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो सेक्शन 45 लिखा रहेगा जनरली, सेक्शन 39, सेक्शन 38 इंश्योरेंस एक्ट का, सेक्शन 38 जो कि नॉमिनेशन को बोलता है, सेक्शन 45 जो कि कस्टमर की रिस्क मैनेजमेंट रिस्क प्रोटेक्शन की बात करता है, सेक्शन 39 असाइनमेंट की बात करता है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोविज़न है जो हर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा डिज़ाइन अलग हो सकता है, थोड़ा फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन पॉलिसी प्रोविज़न ऑलमोस्ट सब में सेम रहते हैं। ठीक, फिर स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न। स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न मतलब क्या कहता है, उस पॉलिसी का उस कस्टमर के साथ क्या स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखी जाती हैं इसमें, कि भाई अगर कोई हेल्दी नहीं है तो उस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर लगाना है, जैसे हमने पहले पिछले उसमें देखा था, पिछले सेशन में देखा था, एक्स्ट्रा प्रीमियम की बात करी थी। तो अगर उस पर एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाना है तो वो उस कस्टमर के लिए है, तो वो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न है। ठीक, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है उस कस्टमर के लिए तो वो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न, मतलब स्पेसिफिकली वो पॉलिसी उस कस्टमर के साथ किस कंडीशन पर दी गई है, ध्यान रखिए, वर्डिंग्स पे जाइए, लिखना है तो लिख लीजिए। वो पॉलिसी कस्टमर के लिए किस कंडीशन में, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उस पॉलिसी के उस कस्टमर के लिए, वो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न में लिखा जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की। ठीक, बेनिफिट्स और सर्टेन मतलब जो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड क्या कहता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है और मंथली मोड में 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड होता है। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को कोई पॉलिसी ली, ठीक, ईयरली मोड में आपने 1 अप्रैल को पॉलिसी ली, ईयरली प्रीमियम भर रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को आपने एक पॉलिसी ली है, 1 अप्रैल 2023 को एक पॉलिसी ली है, उसकी नेक्स्ट प्रीमियम है 1 अप्रैल 2024, लेकिन किसी कारणवश आप 1 अप्रैल 2024 को नहीं भर पाए तो आपके पास नेक्स्ट 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड रहता है जिसमें लेट फीस नहीं लगती। 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड रहता है, ये आप 1 मई 2024 को भी तक भी भर सकते हो। ये ग्रेस पीरियड की खासियत रहती है। ठीक, अब बात करते हैं लैप्स एंड रिवाइवल और रीइंस्टेटमेंट की। लैप्स, रिवाइवल और रीइंस्टेटमेंट की। अब पॉलिसी लैप्स होना मतलब किसी कस्टमर ने उसकी प्रीमियम ही पे नहीं करी तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन लिंक्ड पॉलिसीज़ जो यूलिप के अलावा जो पॉलिसीज़ होती हैं उनकी लैप्सेशन 5 साल के अंदर हम करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने आज पॉलिसी ली, 3 साल आपने प्रीमियम भरी, उसके बाद आप भरना भूल गए या नहीं किसी कारणवश नहीं भर पाए तो आप अगले 5 साल का टाइम है आपके पास, आप उस पॉलिसी को फिर से चालू करवा सकते हैं। ठीक, अगले 5 साल में आप उस पॉलिसी को जितना भी पुराना प्रीमियम ड्यू है वो भर के और लेट फीस भर के जो भी पेनल्टी है वो भर के आप पॉलिसी फिर से चालू करवा सकते हैं। यही बात करूँ लिंक्ड पॉलिसी की, यूलिप पॉलिसीज़ की, तो यही 3 साल में आप चालू करवा सकते हो। ठीक, अब रिवाइवल या रीइंस्टेटमेंट की भी कंडीशन होती हैं कुछ। क्या कंडीशन होती हैं, एप्लीकेशन विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वही 5 साल और 3 साल वाला जो मैंने फंडा बताया वही है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको देना है और ये भी बताना है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप अभी भी इंश्योर्ड होने के लायक हैं। आप जब रिवाइवल करवाने जाते हैं तो आपको एक, मैं लिख देता हूँ, रिवाइवल फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक, इस फॉर्म में क्या क्या है, आपका हाइट, वेट, कोई डिजीज़ तो नहीं हुई, या फिर लिख दूँ मैं हेल्थ कंडीशन, आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन जो उस टाइम पे ऑक्यूपेशन है, सैलरी एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको रिवाइवल फॉर्म में
भरनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या एविडेंस है? एविडेंस ऑफ कंटिन्यूड इंश्योरेबिलिटी। मतलब आपने रिवाइवल फॉर्म जब भरा तो आपने बोला कि भाई मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है, मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ, मैं इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकता हूँ, किसी कारणवश नहीं कर पाया था लेकिन अब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इंश्योरेबिलिटी मतलब अभी भी आप इंश्योरेंस देने लायक हैं। भाई हो सकता है उन 5 सालों में किसी को ऐसी बीमारी हो जाए कि अगले साल ही या कुछ ही टाइम में उसकी डेथ हो जाए, तो वो इंश्योरेंस देने लायक बचा ही नहीं है, तो वो रिवाइवल करवा उस इंश्योरेंस कंपनी उसकी पॉलिसी का रिवाइवल भी नहीं करेगी। ठीक, अगर वो पॉलिसी कंटिन्यू करता तो क्लेम ज़रूर मिलता लेकिन रिवाइवल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है? ओवर ड्यू प्रीमियम। जो पुरानी प्रीमियम्स हैं लेट फीस या इंटरेस्ट के साथ वो भरना पड़ता है। रिवाइवल की 3 कंडीशन है। ठीक, अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। सरेंडर वैल्यू की बात करेंगे तो सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है, वो कैश अमाउंट होता है कि अगर कस्टमर बीच में अपनी पॉलिसी क्लोज करना चाहे, मतलब कस्टमर अमाउंट विच कस्टमर गेट इन केस ऑफ प्री मैच्योर एग्जिट फ्रॉम द प्लान। मतलब प्लान के कंप्लीशन से पहले वो कस्टमर एग्जिट होना चाहे तो उसको सरेंडर वैल्यू मिलती है। सरेंडर वैल्यू में एक कंपोनेंट होता है गारंटीड सरेंडर वैल्यू। गारंटीड सरेंडर वैल्यू एक कंपोनेंट होता है जो कि IRDA रेगुलेशन 2019 के हिसाब से दिया जाता है। ये गारंटीड सरेंडर वैल्यू ऑलमोस्ट 35 to 40% होता है ऑफ प्रीमियम पेड। इसके ऊपर से अगर कुछ सरेंडर वैल्यू निकल के आती है तो वो नॉन गारंटीड सरेंडर वैल्यू होती है, वो भी मिलती है। ठीक, तो सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू है अगर आप बीच में प्लान बंद कर देते हो तो आपको उतना कैश अमाउंट, उतना सरेंडर वैल्यू मिल जाता है। पॉलिसी लोन की बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने इंश्योरेंस प्लान के अगेंस्ट में पॉलिसी ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक, तो क्या लिखा है इसमें? इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑल्सो प्रोवाइड प्रोविजन टू प्रोवाइड लोन यूजिंग द कैश वैल्यू अक्यूमुलेटेड। कैश वैल्यू जो आपने प्रीमियम पे करी है उसके बेसिस पे आपको पॉलिसी लोन मिल सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी लोन, ऑब्वियसली बैंक भी चार्ज करता है तो इंश्योरेंस कंपनी भी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक, और अगर लोन पे नहीं करता है कस्टमर तो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है, इफ़ लोन इज़ नॉट पेड इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द मैच्योरिटी अमाउंट। अगर पॉलिसी के अगेंस्ट जो लोन लिया है उसको पे वापस नहीं करता है तो मैच्योरिटी के टाइम पे उसमें से डिडक्शन कर लिया जाता है किसका? आपके अमाउंट का। ठीक है, लोन अमाउंट का। तो ये बात हो गई पॉलिसी लोन की। अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेशन की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, देखिए 2 वर्ड्स आएंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला है नॉमिनेशन, दूसरा है असाइनमेंट। ये दोनों टॉपिक हम अभी कवर करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉमिनेशन और असाइनमेंट। अब देखिए ए पहले आता है तो 38, मतलब सेक्शन 38। एन बाद में आता है तो सेक्शन 39। ये छोटी सी ट्रिक है कि कौन से सेक्शन में नॉमिनेशन है, कौन से सेक्शन में असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट सेक्शन 38 में है, नॉमिनेशन सेक्शन 39 में है। ठीक, तो नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन वो प्रोसेस है जिससे हम कोई भी एक कस्टमर, कोई भी इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो जो भी अमाउंट मिलेगा उसके रिलेटिव चिल्ड्रन, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, उसको वो क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनी कौन हो सकता है? कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कोई भी ब्लड रिलेशन में हो सकता है, ब्लड रिलेशन में ना भी हो तो भी चलता है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 नॉमिनेशन का एक लॉज बोलता है। ठीक है, अब नॉमिनेशन में भी 2-3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, व्हेन कैन नॉमिनेशन कैन बी मेड? तो नॉमिनेशन
ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं तो वो उसका आंसर हम करेंगे। व्हेन कैन नॉमिनेशन बी मेड, तो नॉमिनेशन कब लिया जाता है? स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी। मैंने बताया था फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है, प्रपोजल फॉर्म में स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी नॉमिनेशन किया जाता है। नॉमिनेशन शैल बी बाय इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि रिटर्न नॉमिनेशन, रिटर्न चीज़ें लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि हाँ भाई साहब मेरा क्लेम मेरे डेथ के बाद मेरा क्लेम मेरी वाइफ को दे देना है, मेरे बच्चों को दे देना, नहीं, आपको रिटर्न में देना पड़ता है, इंडोर्समेंट करना पड़ता है, उसके नीचे साइन करना पड़ता है कि हाँ जो भी क्लेम अमाउंट आएगा वो इस नॉमिनी को जाना चाहिए, ये मेरा नॉमिनी है। ठीक है, तो रिटर्न होता है और साइंड होता है। ठीक, और एडिशन, चेंज और कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनी, आप पॉलिसी पीरियड में नॉमिनी को ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा नॉमिनी ऐड कर सकते हो। भाई मान लो किसी फादर ने पॉलिसी ली, जब पहला बच्चा हुआ तो पॉलिसी ली, उसके और उसने नॉमिनी अपने बच्चे को बनाया, दूसरा बच्चा हुआ तो क्या कर सकता है कि 50% पहले बच्चे को और 50% दूसरे बच्चे को नॉमिनी बना सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। ठीक, तो ऐड कर दिया उसने दूसरे बच्चे का नाम। चेंज और कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनी, ऐसा भी केस होता है कि भाई मान लीजिए कोई हस्बैंड है, उसने अपने वाइफ को नॉमिनी बनाया, लेकिन वाइफ की डेथ पहले हो गई, तो हस्बैंड क्या कर सकता है, वाइफ का नॉमिनेशन कैंसिल करके बच्चे को नॉमिनी बना सकता है। तो एडिशन, चेंज और कैंसिलेशन नॉमिनी का किया जा सकता है पॉलिसी पीरियड में कभी भी। ठीक है, एनी टाइम ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड। ठीक है, अब असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट की बात बाद में करेंगे, लेकिन बाद असाइनमेंट पे आएंगे, लेकिन ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि असाइनमेंट कैंसल्स नॉमिनेशन। जब भी हम पॉलिसी को असाइन करते हैं तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, कोई भी नॉमिनी नहीं रहता। ठीक, फिर बात करते हैं डेथ ऑफ द नॉमिनीज। नॉमिनी की डेथ हो गई तो हम दूसरा नॉमिनी बना सकते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक, नॉमिनी की डेथ हो गई तो हम दूसरा नॉमिनी बना सकते हैं। ये प्रोविज़न है, मतलब ये सेक्शन 39 में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, फिर उसके बाद है पॉलिसी मनीज पेमेंट टू सर्वाइविंग नॉमिनीज। किसी ने अपने रिलेटिव को नॉमिनी बनाया, 2 लोगों को नॉमिनी बनाया, उनमें से एक की डेथ हो गई। ठीक, तो जो मान लीजिए 50-50%, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फादर ने 50-50% चाइल्ड 1 को दिया, 50% चाइल्ड 2 को दिया, 50%। अब बाद में जाके चाइल्ड 1 की डेथ हो गई तो 100% पैसा किसको जाएगा? चाइल्ड 2 को। ऐसा नहीं कि 50% ही जाएगा, चाइल्ड 2 को 100% पैसा जाएगा। ठीक है, और नॉमिनेशन नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट। MWP एक्ट में हम ट्रस्ट बनाते, नॉमिनी नहीं बनाते। बात ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट बनाते कौन कौन हो सकता है ट्रस्ट में? वाइफ हो सकती है अकेली, वाइफ और चिल्ड्रन हो सकते हैं 18 ईयर्स अबव, या फिर सिर्फ चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो हम इसमें MWP एक्ट में ट्रस्ट बनाते हैं, नॉमिनी नहीं बनाते। ठीक, तो नॉमिनेशन नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, अब एक वर्ड है अपॉइंटी। अपॉइंटी कौन होता है कि मान लीजिए किसी फादर ने अपने बच्चे को नॉमिनी बनाया जो कि 18 ईयर से कम है, नाबालिग है। ठीक, तो उस केस में एक अपॉइंटी हमको देना पड़ता है। अपॉइंटी कौन हो सकता है? मदर हो सकती है, मतलब वाइफ हो सकती है हस्बैंड की। तो अपॉइंटी एक ऐसा आदमी है जो किसी माइनर नॉमिनी की केयर करता हो। अब एक अगर एग्जांपल दूं तो अकबर के टाइम पे उनके कोई जो सेनापति थे वो उनके अपॉइंटी थे, क्योंकि अकबर उस टाइम पे 18 साल के नहीं हुए थे। तो अपॉइंटी एक ऐसा मेजर इंसान है, मतलब बालिग इंसान है जो नाबालिग की केयर करता हो और नाबालिग नॉमिनी हो। ठीक है, तो वो अपॉइंटी है। अगर नॉमिनी 18 के नीचे है तो उसके लिए एक अपॉइंटी
उसका केयर टेकर का नाम भी हमको देना पड़ता है कि अगर इन केस ऑफ डेथ तो अपॉइंटी उस पैसे को सेफ रखेगा और नॉमिनी को देगा। ठीक, ये होता है अपॉइंटी। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट सेक्शन 38, ए पहले आता है सेक्शन 38, एन बाद में आता है सेक्शन 39, तो नॉमिनेशन सेक्शन 39। ठीक है। असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय राइटिंग इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, मतलब आप अपना जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके से देखा जाए तो आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को गिरवी रख देते हो, या फिर आप अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसी और पर्सन या बैंक को दे देते हो, उसको असाइन कर देते हो। ठीक है, मतलब जो भी आपको बेनिफिट है, राइट्स हैं, जो भी कंडीशन है, वो पूरा का पूरा आपने उठा के ट्रांसफ़र किसको कर दिया, किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे बैंक को या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, इसके आगे देखते हैं तो टाइप्स ऑफ असाइनमेंट होते हैं। दो टाइप्स होते हैं असाइनमेंट के, कंडीशनल और एब्सोल्यूट। कंडीशनल असाइनमेंट क्या कहता है कि भाई कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मान लो आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो। ठीक, कंडीशनल असाइनमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो और आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रख दिया। ठीक है, बैंक लोन लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी को सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रख दिया। अब बैंक के पास रख दिया आपने, तो अब इस केस में कंडीशनल असाइनमेंट क्या है? तो कंडीशनल असाइनमेंट इस तरीके का है कि आपने एक कंडीशन लगाई कि जैसे ही मैं कंप्लीट लोन पेमेंट करूंगा, तो ये जो पॉलिसी आपके पास रखी हुई है एज अ सिक्योरिटी, वो मेरे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशनल असाइनमेंट हो गया। एब्सोल्यूट असाइनमेंट मतलब मैंने किसी अदर पर्सन को जो कि कंपल्सरली मेरा ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, मैंने अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र कर दी। मतलब बेनिफिट हो गए, सब चीज़ें उसी को मिलेगी। अब मेरा उस पॉलिसी को लेना देना नहीं है, वही प्रीमियम भरेगा, वही सब चीज़ें करेगा, तो वो एब्सोल्यूट असाइनमेंट हो गया। उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। ठीक, तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38 देख लेते हैं, जिसमें असाइनमेंट का मेंशन है। पहली चीज़, असाइनमेंट हैज़ टू बी बाय एंडोर्समेंट, मतलब रिटन साइंड विथ गवर्नमेंट स्टैम्प। ठीक, फिर राइटिंग में देना पड़ेगा आपको कि अगर आप किसी बैंक को असाइन कर रहे हो, किसी व्यक्ति को असाइन कर रहे हो अपनी पॉलिसी, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को राइटिंग में देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक, फिर डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस, असाइनमेंट के 15 दिन 15 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा, और 15 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को कि आप असाइनमेंट करवा रहे हो किसी बैंक को या किसी व्यक्ति को। ठीक है, और आप जैसे असाइनमेंट करवाओगे, तो अगर बैंक को असाइनमेंट करवाओगे तो आप 15 दिन पहले इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस दोगे कि मैं असाइनमेंट करवा रहा हूँ बैंक को, और बैंक आपको एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगा कि हाँ, मेरे पास आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने मुझे असाइन करवाई है, तो रिकॉर्ड एक मेंटेन रहेगा। ठीक, फिर बात करते हैं ट्रांसफ़र टू असाइनी। किस कंडीशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन, एब्सोल्यूट असाइनमेंट है, कंडीशनल असाइनमेंट है, वो चीज़ असाइनी के पास ट्रांसफ़र हुई है तो वो प्रोविज़न में लिखा रहेगा। और राइट्स ऑफ असाइनी, मतलब क्या क्या राइट है, क्या वो नॉमिनेशन चेंज कर सकता है, क्या वो बेनिफिट ले सकता है। लोन के केस में बताया तो क्या लोन में वो बेनिफिट ले सकता है? हाँ, डेथ हो जाए तो वो ज़रूर बेनिफिट ले सकता है। अगर डेथ नहीं हुई तो उसको वापस से लोन पूरा भरने के बाद वापस से असाइनमेंट उसको कस्टमर को, ओरिजिनल कस्टमर को करना पड़ेगा। तो असाइनी की मतलब जिसको असाइन किया गया है उसके क्या क्या राइट हैं, क्या क्या उसके हक हैं। ठीक है, और कंडीशनल असाइनमेंट के कुछ प्रोविजंस दिए हैं, क्या क्या कंडीशंस में असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब
कुछ कंडीशन है जो वैलिड असाइनमेंट मानी जाएंगी, तभी जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वैलिड असाइनमेंट माना जाएगा। क्या क्या कंडीशन है? पहला है असाइनर शुड हैव एब्सोल्यूट राइट एंड असाइनेबल इंटरेस्ट फॉर पॉलिसी टू बी असाइंड। असाइनर कौन? जो असाइन कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को। असाइनी कौन? जिसको पॉलिसी असाइन की गई है। ठीक है, तो असाइनर कौन है? असाइनर जो ओरिजिनल कस्टमर है। ठीक है, और असाइनी कौन है? जिसको पॉलिसी असाइन की गई है। अब ये बैंक भी हो सकता है और एक अदर पर्सन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट देखते हैं। असाइनर शुड हैव एब्सोल्यूट राइट एंड असाइनेबल इंटरेस्ट फॉर पॉलिसी टू बी असाइंड। असाइनर जो कस्टमर है उसके पास पूरा का पूरा राइट होना चाहिए पॉलिसी का, कोई भी जॉइंट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, उसके पास कंप्लीट राइट होना चाहिए उस पॉलिसी का, और कोई एक वजह होनी चाहिए असाइनमेंट की। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी आदमी मजाक मजाक में मज़े मज़े में कि भाई मेरे को पॉलिसी नहीं चलानी, ऐसा अगर अब तू चला ले तो मैं तेरे को असाइन कर देता हूँ, ऐसा नहीं। कोई वजह होनी चाहिए कि मैं उसको असाइनमेंट कर रहा हूँ। अगर बैंक से मुझे लोन लेना है तो मैं बैंक को असाइन कर दूंगा। किसी और को अगर मुझे करना है, मेरे को मेरे पेरेंट्स के नाम पे करना है, मेरे को मेरी वाइफ के नाम पे करना है, मुझे मेरे बच्चों के नाम पे करना है असाइनमेंट, तो वो मेरे को प्रॉपर एक रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ। ठीक। असाइनमेंट शुड नॉट बी अपोज टू एनी लॉ इन फोर्स। कोई भी असाइनमेंट उस टाइम पे जो लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात। ठीक है। थर्ड पॉइंट है असाइनी कैन डू अनदर असाइनमेंट बट नॉट नॉमिनेशन। जिसको हमने असाइन किया है, असाइनी जो है वो किसी और व्यक्ति को असाइन कर सकता है पॉलिसी, लेकिन नॉमिनेशन चेंज नहीं कर सकता। ठीक। असाइनी कभी भी नॉमिनेशन चेंज नहीं कर सकता कंडीशनल असाइनमेंट में। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में जब आप पूरे के पूरे राइट्स दे देते हो तो वो नॉमिनेशन भी चेंज कर सकते हो। तो असाइनमेंट कैन डू अनदर असाइनमेंट बट नॉट नॉमिनेशन। नॉमिनेशन चेंज नहीं करेगा। ठीक। तो ये कंडीशंस होती हैं वैलिड असाइनमेंट की। ठीक। तो ये हम लोगों ने आज पूरा का पूरा हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन और कुछ पॉइंट्स देखे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे। ठीक है। और ये हमारा सेकंड सेशन था डे 2 का, आई थिंक थर्ड सेशन है, तो आपको क्विज़ भी मिल जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में, तो आप उसको पूरा करिए। ठीक है। अब अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन में हम लोग अंडरराइटिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।